नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अनचाहा विवाह। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको मिलेगी मेरी आने वाली हर कहानी के बारे में नोटिफिकेशन। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लो, इस बार भी बारात नहीं आई। एक विवाह घर से ऐसी आवाज आ रही थी। आज संजना की शादी थी। संजना दुल्हन के रूप में तैयार थी, लेकिन शादी के दिन ही बारात नहीं आई। कारण किसी को नहीं पता था। हर कोई संजना को मनुष्य और पापी कह रहा था। ना जाने इस लड़की ने कौन से पाप किए हैं कि जहाँ भी इसकी शादी तय होती है उसके पहले ही टूट जाती है। यह पहली बार नहीं था कि संजना का रिश्ता टूटा था। आज से पहले भी संजना का रिश्ता 2 बार टूट चुका था। कारण किसी को पता नहीं होता कि संजना का रिश्ता आखिर क्यों टूट जाता। क्यों हर बार संजना का रिश्ता तय तो हो जाता है लेकिन शादी नहीं होती। लड़के बारे फ़ोन कर कर कह देते कि हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। हर कोई संजना को मनुष्य पापी कह रहा था। यहाँ तक कि संजना के परिवार के लोग भी यही कहने लगे। न जाने कौन से पाप कर्म किए थे कि तुझ जैसी बेटी पैदा हुई। संजना का रो रो कर बुरा हाल था। तभी एक छोटा सा बच्चा आता और संजना को एक चिट्ठी देकर चला जाता। उस चिट्ठी में लिखा था, कहा था ना, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मेरे बीच में मत पड़। लेकिन तुझे तो लोगों के बीच में बोलने की आदत है ना। तेरी वजह से मेरा काम भी खराब हुआ था। तेरी वजह से मुझे लाखों का नुकसान हुआ था। सिर्फ तेरी वजह से। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। अब तुझे तेरी करने की सजा चुकानी होगी। तेरी शादी तो तय होगी पर शादी नहीं होगी। तू दुल्हन तो हर बार बनेगी लेकिन बारात नहीं आएगी। याद कर, आज से 2 वर्ष पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था। तुझे अपने हर किए की सजा चुकानी होगी। चिट्ठी पढ़कर संजना के सामने कुछ धुंधली धुंधली दृश्य आने लगे। संजना को 2 साल पहले की सब घटना याद आने लगी और संजना अपने अतीत में जाने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे उसने किसी की मदद की थी, लेकिन किसी की मदद करने की सजा यह होगी। उसने कभी नहीं सोचा था किसी के साथ अच्छा करने का फर्क क्या बुरा ही मिलता है। मैंने तो किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी, लेकिन भगवान उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो। चिट्ठी पढ़ने के बाद संजना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी संजना की छोटी बहन निशा आकर कहती, दीदी पापा की तबीयत खराब हो रही है। संजना अपने पापा के पास जाती, तभी उसकी दादी उसे धक्का देते हुए कहती, तू यहाँ पर क्यों आई है। तेरी वजह से तो यह सब हो रहा है। ना जाने क्या किया है तूने कि हर बार तेरी शादी पक्की होने से पहले टूट जाती है। यह सब तेरी कारी करतूतों की सजा है जो हमें भुगतनी पड़ रही है। तभी निशा कहती, दादी ऐसा क्यों कह रही हैं। इस सब में दीदी की क्या गलती। तब निशा की दादी ने कहा, तेरी दीदी की ही गलती है। जानती है अभी लड़कों वालों से भी जब जवाब पूछा कि शादी करने से मना क्यों किया तो क्या जवाब आया। कहने लगे कि आपकी बेटी तो किसी और से प्यार करती है, तो क्यों उसकी जबरदस्ती शादी हमारे बेटे से करा रहे हो। बता किससे प्यार करती है तू। संजना ने कहा, ये सब झूठ है। मैं किसी से प्यार नहीं करती। किसी ने झूठा हल्ला किया है। तभी संजना की बुआ बोली, कहा था मैंने कि लड़की को बाहर पढ़ने मत भेजो, बिखर जाएगी। लेकिन आप में से किसी ने नहीं सुनी। वहीं कहीं मुंह काला कर कर आई होगी। आप सबको तो मैं हमेशा गलत ही रखती थी ना। संजना और उसके माता पिता का दुख कोई नहीं देख रहा था। लोगों को तो 2 बातें मिल गई थी कहने के लिए, और इससे अच्छा मौका कब मिलता संजना पर अपनी भड़ास निकालने का। सब अपनी बातें कहते जा रहे थे और संजना चुपचाप सुनती जा रही थी, क्योंकि अभी उसके पास बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। वह अच्छे से समझ रही थी कि यह सब उसी लड़के का किया हुआ है जिसने अभी मुझे चिट्ठी भेजी है। उसने ही मेरा झूठा हल्ला उड़ाया है। तो इस तरह बदला लेना चाहता है वह मुझसे। उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया तो वह मेरी बदनामी कर रहा है। और भगवान आप भी उसका ही साथ दे रहे हैं। यहाँ मेरा और मेरे परिवार का मजाक बनाया जा रहा है, हमारी बदनामी की जा रही है, और कोई नहीं कि हमारा साथ दे। सच में यह मेरे पाप कर्मों की सजा है जो आज मेरी वजह से मेरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। आखिर क्यों। संजना खुद से ही सवाल पूछ रही थी और वहाँ बुआ और दादी तो संजना पर अपनी भड़ास निकालती ही जा रही थी।
संजना की यह हालत बबीता जी से नहीं देखी जाती। बबीता जी संजना की मौसी की बहू की रिश्ते से थी। संजना की बबीता जी से बहुत अच्छे से बनती थी। शादी के वक्त संजना बबीता को जानने लगी थी और बबीता जी अपने देवर निखिल से कहती, तुम संजना से शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम तो संजना को बहुत अच्छे से जानते हो, वह एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं यह अच्छे से जानती हूँ कि कोई उस पर गलत आरोप लगा रहा है। ना जाने क्यों कोई उसके साथ ऐसा कर रहा है। तब निखिल ने कहा, भाभी आप क्या कह रही हैं? होश में बात कीजिए, इस तरह भावनाओं में आकर कोई फैसला मत लीजिए। बबीता के सास ससुर और पति भी वहाँ थे। तब बबीता के सास ससुर अपने बेटे निखिल से कहते, बबीता सच ही तो कह रही है, आखिर क्या बुराई है संजना में? मुझे तो पहले से ही पसंद थी, मैं तो तेरी शादी उससे कराना ही चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया। तुम संजना से शादी कर लो। निखिल मजबूरी में शादी के लिए हाँ कह देता और वहाँ जब संजना से पूछा जाता तो संजना भी शादी के लिए हाँ कह देती। संजना के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जो मनुष्य शब्द उसके साथ जुड़ चुका था उसे मिटाने के लिए संजना निखिल से शादी करने के लिए हाँ कह देती। कुछ ही देर में संजना निखिल की शादी हो जाती। संजना निखिल से शादी कर कर निखिल के घर आती। तब निखिल संजना से साफ साफ कह देता, मैंने तुमसे शादी अपने परिवार वालों की जोर जबरदस्ती के कारण की है, वरना मैं तुमसे शादी भी करना नहीं चाहता था। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद डिवोर्स दे दूंगा, फिर तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी और कुछ दिनों बाद तो लोग भी सब बातें भूल जाएंगे और तुम फिर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर लोगी। निखिल की ऐसी बातें सुनकर संजना को एक और बड़ा झटका लगता। पहले ही शादी कैंसिल हो गई थी और जिसके साथ हुई थी वह उसे अपनी पत्नी नहीं मानता था। संजना एक ऐसे दोहराए पर थी कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे। शादी को अभी कुछ घंटे नहीं हुए थे और निखिल डिवोर्स की बात कर रहा था। निखिल अपने मन की बात कहकर वहां से चला जाता और संजना अपनी किस्मत पर रोने लगती। निखिल के लिए यह साथी ना हो, लेकिन संजना के लिए यही उसकी ज़िंदगी थी। निखिल संजना को अपनी पत्नी ना मानता हो, लेकिन संजना ने जब से निखिल के साथ फेरे लिए थे तभी उसने निखिल को अपना जीवन साथी मान लिया था। उसके नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनते ही वह निखिल की पत्नी बन चुकी थी। संजना अपने मन में कहती, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मेरे गले का मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर इस बात की निशानी है कि तुम ही मेरे पति हो। तुम्हारे लिए शादी एक मजाक हो सकता है पर मेरे लिए नहीं, और मैं इस रिश्ते को मरते दम तक निभाऊंगी। एक डिवोर्स का पेपर हमारे इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम भी मुझे सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानोगे। तभी वहाँ संजना की जेठानी बबीता आती हैं और कहती हैं, कैसी हो संजना? संजना ने कहा, मैं ठीक हूँ। बबीता संजना से कहती है, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ कि तुमसे देवर जी ने क्या कहा होगा। यह शादी देवर जी की इच्छा से नहीं हुई है, यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए तुम्हें देवर जी को कुछ वक्त देना होगा और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम हो ही दिल से इतनी अच्छी कि मेरे देवर जी का दिल तुम जीत ही लोगी, है ना? संजना ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर संजना की जेठानी बबीता ने कहा, इसी तरह मुस्कुराते रहा करो, हंसते हुए अच्छी रखती हो। अपने कर को देखना छोड़ दो और आने वाले कर की तैयारियां करो, जो बीत गई सो बात गई। कहकर संजना की जेठानी वहां से चली जाती। संजना भी सोचती, भाभी आपने सच कहा, मुझे अपने आने वाले कर की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन डर तो अपने पिछले कर से रखता है। जिस इंसान ने मेरी शादी तोड़ने के लिए इतनी कोशिश की, क्या वही मुझे शादीशुदा जिंदगी सुख से जीने देगा? निखिल के दिल में तो मैं अपने लिए जगह बना लूंगी, लेकिन डर तो मुझे उस इंसान से है जिसने आज मुझे चिट्ठी दी थी। मेरा अतीत बार बार मेरे सामने आ रहा है। सोचते हुए संजना सो जाती और दूसरे दिन उठकर जल्दी से तैयार होकर रसोई घर में जाती और अपनी पहली रसोई बनाने लगती। संजना खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी और जब संजना ने अपने नए परिवार को अपने हाथ का खाना खिलाया तो सबने बहुत तारीफ की। बबीता कहती, संजना क्या जादू है तुम्हारे हाथों में, खाना खाकर मजा आ गया। संजना के हाथ के खाने की सब तारीफ करते। सासू माँ नेक में सोने के झुमके देती, पर संजना जिससे तारीफ सुनना चाहती थी उस निखिल ने कुछ नहीं कहा और खाना खाकर अपने रूम में आ जाता और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता। जब निखिल ऑफिस जाने लगता तो संजना निखिल को रुकते हुए कहती, निखिल आप अपना मोबाइल भूल गए हैं। निखिल मोबाइल हाथ में लेता और कहता, पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, तो मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें।
संजना ने कहा, सॉरी निखिल, आगे से ध्यान रखूंगी। तब निखिल जाने रखता तो संजना निखिल से कहती, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निखिल संजना से कहता, तुम एक बार में सारी बात नहीं कह सकती, बार बार टोकना जरूरी होता है। संजना ने कहा, सॉरी निखिल, वही मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। निखिल ने कहा, बोलो, वक्त नहीं है मेरे पास। संजना कहती, आज मेरा पख फेरा है और भैया मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो क्या करूं? निखिल ने कहा। संजना कहती, यदि आप शाम को मुझे लेने मेरे घर पर आए तो मेरे परिवार को अच्छा लगेगा। निखिल कहता, यह सब दिखावा करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं। संजना ने कहा, आपको तो पता है मेरे पापा की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। यदि उन्हें अभी इस वक्त पता चला कि मेरी यह शादी सिर्फ दिखावा है तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। निखिल ने कहा, तो अपने परिवार वालों से कोई बहाना बना देना, कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, कोई भी बहाना बना देना, लेकिन उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। संजना ने कहा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। निखिल कहता, इंतज़ार ही करती रह जाऊँगी, लेकिन मैं आऊँगा नहीं। कहकर निखिल वहाँ से चला जाता, पर संजना कहती, मुझे तो विश्वास है कि आप ज़रूर आएंगे। कहानी के आगे के भाग में जरूर देखें क्या था उस चिट्ठी का राज जो संजना को उस बच्चे ने दी थी। क्यों वह व्यक्ति संजना की बार बार शादी होने से रोक रहा था। आखिर किसकी की थी संजना ने मदद जिसके कारण उसके साथ इतना बुरा हो रहा था। और क्या होगा संजना और निखिल के रिश्ते का अंत। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।